घबराए हुए तरुण को देखकर माधव बजाज ने अपनी नाराजगी को दबा लिया। ठीक है, चलो पहले वापस चलते हैं, पहले ही काफी देर हो चुकी है। फिर उसने कार का दरवाजा खोला। खुद पर टिकी सर्द नजरों से तरुण थोड़ा सिकुड़ गया और दब्बू बनकर चुपचाप कार में बैठ गया। जाने से पहले तरुण ने बाकी लोगों को हाथ हिलाकर विदा किया। तो हम पहले चलते हैं, संपर्क में रहना। बिल्कुल, उन्होंने भी हाथ हिलाया। साथ में असुरा भौंक रहा था और हनी म्याऊं कर रही थी। चलो, माधव बजाज ने आदेश दिया और कार तुरंत चल पड़ी। ओझल होती कार को घूरते हुए विक्रम ओबरॉय की आंखों में बहुत ही उलझे हुए भाव थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे इस घटना से कोई ज्ञान या समझ मिल गई हो। किनारे खड़ी निशा शर्मा को देखकर, जो अभी भी टैक्सी बुलाने की कोशिश कर रही थी, उससे सिर दर्द होने लगा। अब बस भी करो, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। मुझे जल्दी ही टैक्सी मिल जाएगी। तो क्या तुम चाहती हो कि जब तक तुम टैक्सी का इंतजार कर रही हो तब तक ये तुम्हारे साथ रहे? विक्रम ओबरॉय ने वहां मौजूद बाकी दो लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। म्याऊं पों। हनी और असुरा ने तुरंत अपनी इच्छा जाहिर कर दी। वे पक्का निशा शर्मा के साथ कुछ और समय बिताना चाहेंगे। मुझे लगता है, रजत थोड़ा सिकुड़ा और फिर दबी आवाज में बोला, कैसा रहेगा अगर विक्रम भैया तुम्हें वापस छोड़ दे? दूसरी ओर योगेश कुछ ज्यादा ही ना समझ था। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर सकते हैं। तुमने मुझे चिकोटी क्यों काटी? रजत ने उसे एक चिड़ी हुई नजर से घूरा, फिर सूखी हंसी हंसते हुए समझाया। मैंने बस एक मच्छर देखा था और कुछ नहीं। मच्छर? कहाँ? योगेश तुरंत अपना आपा खो बैठा। उनके इस बर्ताव को देखकर निशा शर्मा के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, मैं इसके साथ चली जाऊंगी। ठीक है, कार में बैठो। विक्रम ओबरॉय ने राहत की सांस ली और रजत पर संतुष्टि भरी नजर डाली। हम निकल रहे हैं, तुम लोगों को भी वापस जाना चाहिए। ठीक है, फिर संपर्क में रहना। म्याऊं पों। विदा लेने के बाद कार चल पड़ी। कार में निशा शर्मा ने अचानक पूछ लिया, क्या तुम आजकल कुछ ज्यादा ही फ्री हो? विक्रम ओबरॉय का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया जब उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं सच में ज्यादा व्यस्त नहीं हूँ। मैं अभी बस शुरुआती तैयारियों पर काम कर रहा हूँ। निशा शर्मा ने नाक सिकोड़ी। वह इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। विक्रम ओबरॉय के रुतबे के साथ भला उसके पास हर जगह यूं ही घूमने का समय कैसे हो सकता है? लेकिन तुम केवल इसी काम में तो व्यस्त नहीं हो, है ना? ओबरॉय परिवार बहुत बड़ा था और उनका बिजनेस बहुत विशाल था। भले ही उसने आधिकारिक तौर पर ओबरॉय परिवार का कारोबार नहीं संभाला था, फिर भी उसे इतना फ्री नहीं होना चाहिए, है ना? निशा शर्मा की तिरस्कार भरी नजर को भांप कर विक्रम ओबरॉय काफी लाचार महसूस कर रहा था। हम अभी जिस चीज से निपट रहे हैं वह इस साल का सबसे अहम काम है। जाहिर है उसके पास और भी कई काम थे, लेकिन उसे उनके बारे में निशा शर्मा को बताने की जरूरत नहीं थी। अगर वह उसे बता देता तो वह पक्का उसे भगा देती, है ना? निशा शर्मा ने नाक सिकोड़ी। वह और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। आखिरकार वह जो कहना चाहती थी वह इस समय उचित नहीं था। वैसे भी विक्रम ओबरॉय ओबरॉय परिवार का एक सदस्य था। उसके लिए ओबरॉय परिवार के मामलों पर अपनी तरफ से कोई भी ज्ञान देना या टिप्पणी करना बहुत ही अजीब होता। विक्रम ओबरॉय ने गौर किया कि निशा शर्मा की जुबान पर कुछ शब्द अटके हुए हैं जिन्हें वह कह नहीं पा रही। इसलिए उसने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही खतरे में लग रहे हो। वे केवल कुछ ही बार मिले थे, लेकिन उस पर 2 बार हमला हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि विक्रम ओबरॉय को पद संभालने से पहले कई बाधाओं को पार करना होगा। उसे अपनी फिक्र करते देख विक्रम ओबरॉय मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। निश्चिंत रहो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, निशा शर्मा ने ताना मारते हुए कहा। मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रही हूँ, बस यह पक्का करना कि तुम मुझे किसी मुसीबत में न डाल दो। विक्रम ओबरॉय की मुस्कान उसके चेहरे पर ही छम गई, लेकिन उसने बेइज्जती को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। कृपया मुझे दोबारा निशु कहकर मत बुलाना, हम इतने करीब नहीं है, समझे? पल भर में ही विक्रम ओबरॉय के आसपास की हवा बर्फ की तरह सर्द हो गई। निशा शर्मा को विक्रम ओबरॉय की प्रतिक्रिया की कोई परवाह नहीं थी।
उसके लिए विक्रम ओबरॉय के साथ शामिल होना महज एक इत्तेफाक था। इस घटना के बाद उनके बीच संपर्क बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं थी। वे दोनों एक ही दुनिया के नहीं थे। इसके अलावा आखिरकार उसे ओबरॉय परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ खड़ा होना ही था। और अगर वे भी विक्रम ओबरॉय के बहुत करीब रही तो बाद में यह बहुत शर्मनाक होगा। असल में तुम्हें पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। निशा शर्मा का रवैया बहुत ही ईमानदार और सीधा था। हालांकि मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने भी उसके हिसाब से उसका कर्ज चुका दिया है, इसलिए अब हम बराबर हैं। जैसे जैसे वह बोल रही थी, विक्रम ओबरॉय का चेहरा और भी ज्यादा सर्द होता जा रहा था। लेकिन निशा शर्मा उसके इस गंभीर और खौफनाक चेहरे से बिल्कुल भी नहीं डरी। आज का विक्रम ओबरॉय अभी भी बहुत कोमल था। वह उस मास्टर विक्रम जितना क्रूर और सर्द बिल्कुल नहीं था जो वह कुछ सालों बाद बनने वाला था। साथ ही उसने पहले उसे बचाया था और उसके साथ कुछ बातचीत भी की थी, इसलिए वह पक्का उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम एक व्यस्त इंसान हो, इसलिए तुम्हें सच में अपना कीमती समय मुझ पर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम पर अपना समय बर्बाद नहीं किया, विक्रम ओबरॉय ने रूखेपन से कहा। ओह, मुझे माफ करना, फिर तो यह मेरी ही गलत फहमी है। निशा शर्मा ने अपना लहजा बदला। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहती। चिंता मत करो, मैं पहले से ही एक घर की तलाश कर रही हूँ। मैं पक्का तुम्हारे काम में कोई रुकावट या परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। क्या तुम्हें लगा कि मैं उस घर की वजह से तुम्हारे पास आया था? विक्रम ओबरॉय गुस्से में हंस पड़ा। यह कुछ ज्यादा ही बेतुका था। मेरा वह मतलब नहीं था। निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा काम पक्का बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। ऐसे में तुम आने वाले समय में बहुत व्यस्त हो जाओगे, तो क्यों न अभी अपने खाली समय का फायदा उठाया जाए और बाहर थोड़ा और घूमा जाए। विक्रम ओबरॉय का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निशा शर्मा इतना विरोध क्यों कर रही थी। बार बार ठुकराए जाने के बाद उसे भी गुस्सा आ गया था। ठीक है, मैं समझ गया, उसने सर्द आवाज में कहा। मुझे पता है कि क्या करना है। बातें कह दी गई थी। निशा शर्मा ने कुछ और नहीं कहा। बाकी पूरे रास्ते खामोशी छाई रही। जल्द ही कार उस पुराने मोहल्ले के बाहर आ पहुंची। मुझे वापस छोड़ने के लिए शुक्रिया। निशा शर्मा कार से बाहर निकली और उसने एक विनम्र मुस्कान दी। अच्छे से आराम करना। पूरा रास्ते भर में विक्रम ओबरॉय शांत हो गया था। ठीक है, तुम भी। विनम्रता से अलविदा कहने के बाद निशा शर्मा मुड़ी और अंदर चली गई। कार वही खड़ी रही। कुछ देर बाद विक्रम ओबरॉय ने अभी भी कोई निर्देश नहीं दिया था। ड्राइवर सामने वाली पैसेंजर सीट पर बैठे बॉडीगार्ड्स के साथ चिंता भरी नजरें मिलाए बिना नहीं रह सका। हालांकि बीच में एक पार्टीशन था और उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन अभी अभी इन दोनों लोगों ने जिस तरह से एक दूसरे को अलविदा कहा था, उसे देखते हुए यह थोड़ा चिंताजनक लग रहा था। छोटे मालिक, चलो चलते हैं, विक्रम ओबरॉय की शांत आवाज गूंजी। ठीक है। ड्राइवर ने सिर हिलाया और कार स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अगले ही पल विक्रम ओबरॉय अचानक चिल्लाया, रुको। जब ड्राइवर ने जल्दी से आदेश का पालन किया और तुरंत ब्रेक पर पैर रखा तो वे लगभग आगे की तरफ टकरा ही गए थे। इससे पहले कि कार बुरी तरह से रुक जाती, विक्रम ओबरॉय तेजी से कार से बाहर निकला और उसी दिशा में दौड़ा जहां निशा शर्मा अभी अभी गई थी। ड्राइवर और बॉडीगार्ड ने एक दूसरे को देखा और तुरंत उसके पीछे पीछे भागे। विक्रम ओबरॉय तेजी से आगे दौड़ा और जल्दी उसे कुछ दूरी से लड़ाई की आवाज सुनाई देने लगी। वह निशा शर्मा की आवाज थी। उसका दिल तुरंत दहल गया। उसने एक बार फिर अपनी रफ्तार बढ़ा दी। एक कोना मुड़ने के बाद उसने आखिरकार पूरी स्थिति को साफ साफ देखा। एक लंबा आदमी चाकू निकाल रहा था और निशा शर्मा को घोंपने ही वाला था। विक्रम का चेहरा अचानक बदल गया और वह भी चाकू वाले की तरफ झपटा। सावधान। वापस जाते समय निशा शर्मा को अपने ऊपर कुछ अजीब और असहज नजरें महसूस हो रही थी। जल्दी कई लंबे चौड़े आदमी उसके सामने कूद पड़े। पैसे निकालो, उनके लीडर ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। इस समय काफी देर हो चुकी थी और रास्ते में कोई राहगीर भी नहीं था। अगर कोई होता भी तो यहाँ कुछ होता देखकर कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। निशा शर्मा ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ कोई उसे रोककर उसे लूटने की कोशिश करेगा। यह बहुत अजीब था। हालांकि इस इलाके की सुरक्षा
कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ रहने वाले पुराने निवासियों की वजह से माहौल फिर भी ठीक था। हालांकि ऐसी चीजें कभी कभार हो जाती थी, लेकिन निशा शर्मा ने यह उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा उसके साथ होगा। भाई, हमने एक शिकार के आने का इतना लंबा इंतजार किया है, हम इसे ऐसे ही भागने नहीं दे सकते। लीडर के बगल में खड़े एक छोटे आदमी ने घूरते हुए कहा। उस धुंधली रोशनी में ये लोग खास तौर पर विकृत और ठरकी लग रहे थे। निशा शर्मा ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? वह समूह जाहिर तौर पर हक्का बक्का रह गया। उन्होंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, किसी ने हमें आने के लिए नहीं कहा, लेकिन किसी ने तुम्हें जाने के लिए भी नहीं कहा। और अगर मैं जाना चाहूँ तो? निशा शर्मा अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही। मुझे लगता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो हम कहते हैं, वरना अगर तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर चोट लग गई तो यह बहुत बुरा होगा। यहाँ के लोग अमीर होने वाले हैं, क्या सच में तुम्हें थोड़े से पैसों का अफसोस होगा? निशा शर्मा समझ गई कि ये लोग यहाँ विस्थापन के मुआवजे के लिए आए थे, और अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो फिर तुम खुद ही चोट खाने को दावत दे रही हो। पकड़ो इसे। जैसे ही उसकी आवाज शांत हुई, उन्होंने निशा शर्मा को घेर लिया। निशा शर्मा ने एक सर्द मुस्कान दी। जब वे उसके पास आए तो वह तेजी से घूमी और उसने एक आदमी को जोरदार लात मारी। वे सभी उसकी लड़ने की ताकत से हैरान रह गए थे। एक जवान लड़की के पास इस तरह की ताकत थी। हमला करो। आने वाले पैसों के बारे में सोचकर वे हार नहीं मानना चाहते थे। हालांकि अगर वे सब मिलकर भी हमला करते तो भी वे निशा शर्मा के वार को नहीं रोक पाते। जल्द ही कई लोग जमीन पर गिर पड़े और दर्द के मारे लगातार चीखने कराहने लगे। एक आदमी ने एक वॉकी टॉकी निकाला और दूसरी तरफ चिल्लाया, बॉस, हमें मदद चाहिए। वो और भी थे। निशा शर्मा वहां से नहीं गई, बल्कि वह रुककर उन लोगों के आने का इंतजार करने लगी। वह सच में जानना चाहती थी कि ये लोग यहाँ किस लिए आए थे। कुछ देर बाद कुछ और आदमी आ पहुंचे। ये आदमी जमीन पर पड़े लोगों की तुलना में अधिक लंबे और खूंखार लग रहे थे। उनकी आंखें दुश्मनी से भरी थी और कोई भी बता सकता था कि उन्होंने जिंदगी में बहुत सी खौफनाक चीजों का अनुभव किया है। बॉस, इस लड़की में कोई बात है, सावधान रहिएगा। हालांकि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि निशा शर्मा भागी क्यों नहीं, लेकिन चूंकि वह नहीं गई थी तो अब वे यह पक्का करेंगे कि वह बिल्कुल भी न जा पाए। उस बॉस ने अपने निकम्मे आदमियों को घूरा और फिर निशा शर्मा की तरफ देखा। वह कुछ नहीं बोला, बल्कि सीधे आगे की तरफ झपटा। अपराध की इस दुनिया में इतने सालों तक रहने के बाद वे सभी जानते थे कि अगर विलेन बहुत ज्यादा बात करता है तो वह मारा जाता है। इसके अलावा कौन गारंटी दे सकता था कि अभी तक किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया है? अगर पुलिस आती भी है तो उनके आने से पहले इस लड़की से निपटना होगा। निशा शर्मा भी बहुत हैरान थी। वे उसकी सोच से कहीं ज्यादा फुर्तीले और तेज थे, और पहले वालों से कहीं ज्यादा बेहतर भी थे। नए आए हुए आदमियों तो और भी ज्यादा हैरान थे। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की के पास इस तरह की कला थी। उनमें से एक आदमी ने अपने कपड़ों में से एक चाकू निकाला और निशा शर्मा की ओर झपटा। इस समय निशा शर्मा कई लोगों से घिरी हुई थी और अपने हाथ पैर छुड़ाने में असमर्थ थी। जैसे ही उसका चाकू निशा शर्मा को घोंपने वाला था, वह आदमी बीच में ही रुक गया। उसकी कलाई में जोरदार दर्द हुआ और चाकू जमीन पर गिर गया। विक्रम ओबरॉय का हाथों पर खून के धब्बे देखकर निशा शर्मा की सांसें अटक गई। विक्रम ओबरॉय ने उस आदमी को लात मारकर दूर धकेल दिया। पेट में लात पड़ने पर वह आदमी चीखा और फिर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। विक्रम ओबरॉय का बॉडीगार्ड और ड्राइवर भी दौड़कर आए, लेकिन इससे पहले कि वे इस लड़ाई में शामिल हो पाते, विक्रम ओबरॉय और निशा शर्मा ने मिलकर इन लोगों को निपटा दिया था। इन पर नजर रखो, विक्रम ओबरॉय ने सर्द आवाज में निर्देश दिया। उन लोगों पर टिकी उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा था। जी। निशा शर्मा ने भौहें सिकोड़ी और उसके पास गई। उसने विक्रम ओबरॉय का हाथ पकड़ा और सबसे पहली चीज जो उसने पूछी वह थी, तुम इतने कमजोर क्यों हो? उसे अभी इन लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी। भले ही उनके पास चाकू था, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन किसने सोचा था कि विक्रम ओबरॉय इतना कमजोर होगा? क्या वह ताकतवर और सब कुछ जीतने वाला मास्टर विक्रम सच में वजूद में था भी या नहीं?
विक्रम ओबरॉय के चेहरे के भाव अचानक जम गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके घायल होने के बाद भी निशा शर्मा उसे इस तरह ताना मारेगी। उसने अपने दिल की हताशा को दबाया और थोड़ा दयनीय दिखने लगा। मैंने अभी इतना कुछ नहीं सोचा था। बात करने के बाद वह चुप रहा और उसने हल्के से अपना निचला ओठ काट लिया, मानो वह बहुत आहत और लाचार हो। जब वह इतना कोमल और लाचार लग रहा था तो निशा शर्मा ने पहले जितना सख्त न होने का फैसला किया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी, मैं खुद इससे निपट सकती थी। निशा शर्मा ने नजदीक से देखने के लिए उसका हाथ पकड़ा। वहां एक घाव था और उसमें से बहुत खून बह रहा था, लेकिन यह केवल एक ऊपरी चोट थी। निशा शर्मा के लहजे को नरम पड़ता देख विक्रम ओबरॉय मुस्कुराया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वह तुरंत पहले की तरह ही लाचार दिखने लगा। ठीक है, मैं वापस जाकर खुद इसका इलाज कर लूंगा। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम थोड़ा आराम कर लो, चुप रहो। निशा शर्मा ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। मेरे साथ आओ। वह जाने लगी और विक्रम ओबरॉय तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। इस नजारे को देखकर बगल में खड़े ड्राइवर और बॉडीगार्ड ने खूब ज्यादा नजरें मिलाई। क्या उनके छोटे मालिक पर किसी भूत का साया आ गया था? हालांकि उनकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वे केवल किनारे जा सकते थे और साथ ही चीखते चिल्लाते हुए आदमियों को चुप कराने के लिए उन्हें मुक्के भी मार रहे थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनके छोटे मालिक कुछ जरूरी काम कर रहे थे? इसलिए उनका चुप रहना ही बेहतर था। जल्द ही वे दोनों निशा शर्मा के घर लौट आए। बैठो। निशा शर्मा ने जल्दी से अपना मेडिकल किट निकाला। अपना हाथ दो। विक्रम ओबरॉय ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसमें से अभी भी खून रिस रहा था। निशा शर्मा की हरकतें बहुत तेज और फुर्तीली थी। उसने खून बहना रोका, उसे कीटाणु रहित किया, दवा लगाई और उसे पट्टी से बांध दिया। इसमें केवल कुछ ही मिनट लगे। पट्टी पर एक सुंदर सी गांठ बनाने के बाद निशा शर्मा ने मेडिकल किट वापस रख दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जगह इतनी खतरनाक होगी। विक्रम ओबरॉय ने कुछ कहने की तलाश में टिप्पणी की। यह पहली बार है। निशा शर्मा ने चीजें वापस रखी। यह तुम्हारे अनुभव जितना खतरनाक नहीं है। विक्रम ओबरॉय की जैसे सांस ही अटक गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। जब खतरों का सामना करने की बात आती थी तो उसके पास सच में अपना एक अच्छा खासा हिस्सा था। क्या तुम्हें इन लोगों से निपटने के लिए मेरी मदद चाहिए? इस बार उसने निशा शर्मा के लिए फैसले लेने की हिम्मत नहीं की। वह अब समझ गया था और वह इसे कभी नहीं भूलेगा। इस लड़की को दबंगई या हुक्म चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि इतना कोमल होने का नाटक करना थोड़ा अजीब था, लेकिन अगर वह उसके साथ सख्त रवैया अपनाता रहा तो इसके परिणाम और कल्पनीय होंगे। नहीं, मैं इसे खुद कर लूंगी। निशा शर्मा दरवाजे की तरफ गई। ठीक है, अब तुम्हें जाना चाहिए। विक्रम ओबरॉय उलझन में था, लेकिन फिर भी उसने उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जल्द ही वे दोनों अपनी पिछली जगह पर लौट आए। उन लोगों को वहां से नहीं ले जाया गया था, नहीं पुलिस को बुलाया गया था। निशा शर्मा उनके पास गई और उसने उनके बॉस को बाहर खींचा। उसके बोलने का इंतजार किए बिना उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से बेरहमी से तोड़ दिया। आह! उस आदमी की चीख ने अचानक आसमान को चीर दिया, जिससे आसपास के पक्षी और सभी निवासी जाग गए। निशा शर्मा के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने उस आदमी की बाह के जोड़ों को अपनी जगह से खिसका दिया और कोमलता से पूछा, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? उसने धुंधली रोशनी में निशा शर्मा एकदम शांत दिख रही थी, मानो इस पूरी स्थिति का उसकी भावनाओं पर कोई असर ही न हुआ हो। ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों चौंक गए थे। उनके चेहरों पर खौफ और हैरानी साफ झलक रही थी। यह लड़की कितनी बेरहम थी। महज एक विवाद के कारण किसी के जोड़ों को ऐसे तोड़ देना या खिसका देना सच में बहुत ही क्रूर था। और सबसे डरावनी बात क्या थी? उसका चेहरा अभी भी एकदम शांत था, मानो उसने पहले भी हजारों बार ऐसी चीजों का अनुभव किया हो। क्या आजकल सभी लड़कियां इतनी डरावनी होती थी? यही सोचते हुए उन सभी ने विक्रम ओबरॉय की तरफ देखा और मन ही मन उसकी हिम्मत की दाद दी। भले ही विक्रम ओबरॉय भी कोई आम इंसान नहीं था, लेकिन ऐसी खूंखार और सख्त लड़की को और कौन बर्दाश्त कर सकता था? क्या उसे यह डर नहीं लगेगा कि किसी दिन उसके खुद के जोड़ भी ऐसे ही तोड़ दिए जाएंगे?
हालांकि जब उन्होंने विक्रम ओबरॉय की आंखों में वह अजीब सी चमक देखी तो उनके होठ फड़फड़ाए और वे बिना कुछ बोले किनारे खड़े हो गए। निशा शर्मा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोच रहे थे। उसके पास इस मामले से निपटने का अपना एक अलग तरीका था। रही बात इस चीज की कि वे उससे डर रहे थे या नहीं, वह उनकी परेशानी थी। बोलो। वह आदमी दर्द के मारे पसीने से भीग गया था। उसकी नसें उभर आई थी, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीसते हुए दर्द को सहन किया। नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा। आह! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, निशा शर्मा ने उसका दूसरा हाथ भी अपनी जगह से खिसका दिया। उसके दोनों हाथ अब उबले हुए नूडल्स की तरह मुलायम हो गए थे और उसके शरीर के दोनों तरफ बेजान लटक रहे थे। इस नजारे ने उसके बाकी आदमियों के चेहरे पीले कर दिए। बताओ, मुझ में ज्यादा सब्र नहीं है। निशा शर्मा ने अपने होठों के कोनों को मोड़ा, उसकी बाह पकड़ी और एक क्लिक की आवाज के साथ उसके हाथ को वापस उसकी जगह पर लगा दिया। हालांकि उस आदमी को बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसके पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक सर्द सिहरन से दौड़ गई। क्या उसके इस आसान और लापरवाह तरीके ने उसकी बेरहमी को साफ साफ नहीं दिखा दिया था? उसे कितने लोगों के साथ ऐसा किया होगा जो ये उसके लिए इतना आसान लग रहा था? मैं हालांकि उन पैसों के बारे में सोचकर जो उसे मिलने वाले थे, उसने अपने दांत पीसे और खुद को रोक लिया। अगर वह नहीं बोला तो यहाँ किसी को सच पता नहीं चलेगा। हालांकि निशा शर्मा के पास उस पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। आह! पीछे खड़े बाकी सभी लोगों की आंखें डर के मारे बाहर आ गई और वे लगभग बेहोश होने वाले थे, क्योंकि निशा शर्मा ने उस आदमी का हाथ फिर से उसकी जगह से खिसका दिया था। उसे खिसकाने के बाद उसने फिर से एक हरकत की और हाथ को वापस लगा दिया। उस आदमी का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और उसे ऐसा लग रहा था मानो वह कोई मति भ्रम का शिकार हो गया हो। उसके कानों में बस काक की आवाज गूंज रही थी। अगर हमने ऐसा कुछ और बार किया तो हो सकता है भविष्य में तुम्हें बार बार डिसलोकेशन की बीमारी लग जाए। निशा शर्मा की आवाज उसके कानों में किसी शैतान की तरह गूंजी, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली और एकदम उदासीन थी। ठीक है, ठीक है। वह आदमी अब डर गया था। अगर वह निशा शर्मा की इस यातना को सह पाता तो वह यह काम ही नहीं कर रहा होता। वह इस जुर्म की दुनिया में कई सालों से था, इसलिए उसने कई झटके भी खाए थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसका सामना किसी इतने खौफनाक इंसान से हुआ था। और वह कोई बड़ी उम्र की भी नहीं थी। वह तो शायद अभी तक बालिग भी नहीं हुई थी। कि आजकल सभी लड़कियां इतनी खौफनाक होती हैं? तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था। निशा शर्मा मुस्कुराई और उसने उसके जोड़ों को फिर से अपनी जगह पर लगा दिया, मानो अभी अभी कुछ हुआ ही ना। ड्राइवर और बॉडीगार्ड के रोंगटे खड़े हो गए थे। पहले ही आधी रात हो चुकी थी और निशा शर्मा की हरकतों ने उन्हें किसी ऐसी खौफनाक चीज की याद दिला दी जिसका वे नाम भी नहीं ले सकते थे। बोलो, तुम्हें मुझे लूटने के लिए किसने कहा था? एक औरत ने हमें यहाँ भेजा था। वह आदमी इतना डर गया था कि उसकी कुछ भी छुपाने की हिम्मत नहीं हुई। जल्दी उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसके बुलाने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई। वे आदमी पुलिस को देखकर इतने खुश थे जितना वे अपने परिवारों को देखकर भी नहीं होते। यह लड़की सच में बहुत खौफनाक थी। इन लोगों से सारी जानकारी मिलने के बाद निशा शर्मा एक सर्द हंसी हंसे बिना नहीं रह सकी। जैसा कि उम्मीद थी, राकेश शर्मा और ललिता ही उस पर हमला करना चाहते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि ललिता ने ही उन्हें भड़काया था। राकेश शर्मा ने निशा शर्मा का असली रूप और उसका गुस्सा देखा था, इसलिए वह कभी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ललिता अलग थी। वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। निशा शर्मा और ललिता का आमना सामना बहुत ज्यादा बार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी निशा ललिता की फितरत को अच्छी तरह समझती थी। उस समय ललिता ने राकेश शर्मा के तलाक से पहले ही उसके साथ चक्कर चलाया था और वह गर्भवती हो गई थी। जिस इंसान को किसी की रखेल बनने में कोई परेशानी नहीं थी, उसमें नैतिकता की कोई समझ नहीं थी और उसकी हदें आम लोगों की तुलना में बहुत कमजोर थी। निशा शर्मा को अभी भी अपने पिछले जन्म से ललिता का वह शातिर और घिनौना चेहरा याद था। यह ललिता की ही साजिश थी कि उसके मशहूर होने के बाद राकेश शर्मा अचानक सामने आ गया था और
पैसों के लिए उसे ब्लैकमेल करने लगा था। शुरुआत में निशा शर्मा को लगा था कि चूंकि उसने एक नई जिंदगी शुरू की है इसलिए उन्होंने भी अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। अब उनके बीच उलझने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे उसकी सोच से कहीं ज्यादा लालची निकले। चूंकि वे दयालु नहीं थे तो वह भी कोई महान या धार्मिक नहीं बनने वाली थी। वह अपने अगले कदमों के बारे में सोचने लगी जो वह उठाने वाली थी। और अब जब वह मुड़ी तो उसकी नजरें विक्रम ओबरॉय की आंखों से मिली। तुम अभी भी यहाँ हो? मैं अब जा रहा हूँ, विक्रम ओबरॉय ने कहा। अपना ख्याल रखना, चिंता मत करो, वे दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे, निशा शर्मा ने अपने ओठों को ऊपर की ओर मोड़ते हुए जवाब दिया। वह उन्हें परेशानी खड़ी करने का कोई और मौका नहीं देगी। विक्रम ओबरॉय की आंखें गहरी थी। उसने सिर हिलाया। तो मैं पहले चलता हूँ। ठीक है। विक्रम ओबरॉय कार में वापस लौट आया। उसने सर्द आंखों से अपने हाथ पर बंधी पट्टी को देखा। चलो चलते हैं। जब वह अपने घर लौटा तो निशा शर्मा से जुड़ी सारी जानकारी उसकी डेस्क पर पहले से मौजूद थी। साथ ही आज के उन लोगों के बारे में भी जानकारी थी। दोनों दस्तावेजों को पढ़ने के बाद विक्रम ओबरॉय ने ताना मारते हुए एक सर्द मुस्कान दी। अप्रत्याशित रूप से राकेश शर्मा ओबरॉय परिवार की कंपनियों में से ही एक कंपनी का मैनेजर था। जल्द ही विक्रम ओबरॉय ने एक फैसला ले लिया। इस बीच निशा शर्मा इन सब बातों से बेफिक्र होकर रात भर चैन की नींद सोई। अगले दिन जैसे ही वह स्कूल पहुंची, लावण्या सिंह दरवाजे के पास उसका इंतजार कर रही थी। निशा शर्मा को देखते ही लावण्या सिंह उत्साह से उसके पास दौड़ कर आई। निशु, तुम मशहूर हो गई हो। क्या? निशा शर्मा सन्न रह गई। क्या कल रात की घटना का पर्दाफाश हो गया था? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि उसने उस आदमी की बाह को कई बार अपनी जगह से खिसकाया था, लेकिन उसने अपने इस काम का कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ा था। इसके अलावा उन्होंने जो किया था उसके बाद क्या वे कुछ भी उजागर करने की हिम्मत करेंगे? क्या तुमने ऑनलाइन चेक नहीं किया? लावण्या सिंह ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक वीडियो पर क्लिक किया। ये देखो। निशा शर्मा ने देखा और वह हंसे बिना नहीं रह सकी। यह दरअसल असुरा और हनी की लड़ाई का वीडियो था। वीडियो में बहुत लोग शोर था। दोनों मालिकों की घबराई हुई आवाजों के अलावा बिल्ली और कुत्ते के गुस्से से गुर्राने की आवाजें भी आ रही थी। लेकिन जल्द ही किसी ने आदेश दिया, लड़ना बंद करो। जब वह साफ और मीठी महिला की आवाज आई तो बिल्ली और कुत्ता तुरंत रुक गए। फिर जिस तरह से उन्होंने निशा शर्मा का दिल जीतने और उससे लाड प्यार करने की कोशिश की, उसने दर्शकों को बुरी तरह से निशब्द कर दिया। देखो कितने सारे लोगों ने इसे रिस्पोस्ट, लाइक और कमेंट किया है। तुम मशहूर हो जाओगी। और हाँ, यह बिल्ली इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? जब से उसे पता चला था कि निशा शर्मा एक स्टार बनना चाहती है, तब से लावण्या सिंह इन चीजों पर ध्यान देने लगी थी। उसने पहले कभी सितारों को फॉलो नहीं किया था, लेकिन निशा शर्मा की वजह से उसने भविष्य की तैयारी के लिए सेलिब्रिटी न्यूज को फॉलो करने के लिए एक अकाउंट बना लिया था। लावण्या सिंह के उत्साह को देखकर निशा शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाई और उसने अपना सिर हिलाया। यह हनी है जिसे हमने पिछली बार देखा था। दूसरा वाला असुरा है। मैं कल ही उनके मालिकों से मिली थी। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। कल तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? वीडियो में उन दोनों छोटे जानवरों की प्यारी हरकतों और जिस तरह से वे निशा शर्मा की चापलूसी कर रहे थे, उसे देखकर लावण्या सिंह बहुत निराश थी। कल मैंने तरुण के साथ मिलने का समय तय किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तरुण? लावण्या सिंह हैरान रह गई। तुम्हारे साथ बैठने वाला लड़का? हाँ। लावण्या सिंह ने उसकी तरफ पलकें झपकाई। कहीं तुम क्या बात कर रही हो? निशा शर्मा ने उसे थपथपाया। हम एक साथ काम करने पर चर्चा कर रहे थे। एक साथ काम? लावण्या सिंह को हैरानी हुई। तुम किस चीज पर एक साथ काम करना चाहती हो? मिल्क टी शॉप जैसी किसी चीज पर? निशा शर्मा के लिए यह सच में एक मिल्क टी शॉप के बिजनेस जैसा ही था। ओह, लावण्या सिंह ने अपनी समझ जताते हुए सिर हिलाया। वैसे मेरी माँ ने तुम्हें यह बताने के लिए कहा है कि हमारा स्टोर अगले हफ्ते खुल रहा है। इन चीजों के बारे में बात करते हुए वह और भी ज्यादा उत्साहित होती जा रही थी। यह पहला स्टोर था जो वे एक साथ खोल रही थी। अपने भविष्य में आने वाले उत्साह के बारे में सोचकर वह उस दिन के आने का और इंतजार नहीं कर सकती थी। ठीक है, समझ गई। निशा शर्मा ने सिर हिलाया। जब तैयारी की घंटी बजी
तो वे दोनों अलग अलग वापस अपनी क्लास में चली गई। क्लास में वापस आने पर तरुण पहले से ही अपनी सीट पर बैठा था। क्या कल रात सब ठीक था? निशा शर्मा ने बैठते हुए पूछा। कल रात? तरुण एक पल के लिए चौंका। उसने कुछ सोचा और उसका चेहरा पीला पड़ गया, फिर लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। बेशक, वापस जाने के बाद मैंने बस थोड़ा आराम किया। उसकी अजीब प्रतिक्रिया देखकर निशा शर्मा ने उसे उस विषय पर कुछ नहीं कहा। खैर, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मांगना याद रखना। तरुण मुस्कुराया। मुझे किस चीज में मदद की जरूरत हो सकती है? यह हालत पर निर्भर करता है। निशा शर्मा ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर दी। यह हालत पर निर्भर करता है, यह सुनकर तरुण के भाव हल्के से बदल गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, निशा शर्मा अपनी किताबें निकालने के लिए मुड़ गई। यह एक नया हफ्ता है। जब सुबह की पढ़ाई के लिए घंटी बजी और टीचर के आने के बाद जिया माथुर दौड़ती हुई अंदर आई। उपस्थित वह हांफते हुए और थोड़े पीले चेहरे के साथ चिल्लाई। उसकी दयनीय हालत देखकर टीचर ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस सिर हिलाया। अंदर आओ। जिया माथुर के अपनी सीट पर पहुंचने के बाद छात्रों के पढ़ने की आवाज एक बार फिर से शुरू हो गई, जिसमें बहुत सी फुसफुसाहटें भी मिल गई थी। क्लास में जिया माथुर की इज्जत अब तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसने पहले जो कुछ भी किया था उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका था। हर कोई जानता था कि उनकी उम्र की कोई लड़की पहले से ही इतनी शातिर और चालाक हो सकती है। उनमें से ज्यादातर साधारण छात्र थे, इसलिए वे इतनी साजिशें नहीं रचते थे। वे बस पढ़ाई और खेलकूद में लगे रहते थे। ऐसी साजिश रचने वाली धोखेबाज लड़की का अचानक सामने आना सच में बहुत डरावना था, जिससे उन्हें डर लग रहा था कि वह किसी दिन उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। निशा शर्मा ने पहले जिया माथुर के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया था, लेकिन फिर उसने निशा शर्मा के साथ ऐसा किया, यह खौफनाक था। अगर आप उसकी दोस्त बनती है तो किसी दिन आपको भी धोखा मिल सकता है। इसलिए भले ही जिया माथुर की हालत बुरी लग रही थी, लेकिन किसी को भी उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वे सावधानी से उससे बच रहे थे। अपने साथ बैठने वाले छात्र को घृणा से खुद से बचते हुए देखकर जिया माथुर के चेहरे पर एक बहुत ही भद्दा सा भाव आया। उसने अपना होठ काटा और निशा शर्मा को कड़वी और नफरत भरी नजरों से देखा। अगर निशा शर्मा न होती तो वह आज इस स्थिति में नहीं होती। वह बदला लेगी। उसने खुद से यह कसम खाई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल उसका सामना निशा शर्मा की सर्द आंखों से होगा। इस बात ने उसे डरा दिया, जिसके कारण उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। निशा शर्मा अचानक मुस्कुराई और तरुण के कान की तरफ झुकी। मेरी एक मदद करोगे? उसने पूछा। क्या है? तरुण ने ऊपर देखा। मेरे लिए किसी को ढूंढो और उन्हें कुछ भेज दो। तरुण ने निशा शर्मा को करीब से देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है। जिया माथुर के मन में अपने लिए बैर को समझते हुए और कल जो हुआ उसके बारे में सोचकर निशा शर्मा को लगा कि वह अभी भी बहुत दयालु थी। जब दोनों पक्षों का दुश्मन होना तय ही था तो उसे रहम क्यों खाना चाहिए? क्या यह खुद ही मुसीबत को बुलावा देना नहीं था? तरुण ने एक टैबलेट निकाला और उस पर क्लिक करने लगा। जल्द ही उस पर ऐसी चीजें नजर आने लगी जिन्हें निशा शर्मा नहीं समझ सकती थी। निशा शर्मा ने अपने कंधे उचकाए। उसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, कम से कम तरुण जितनी तो बिल्कुल नहीं। वह जानती थी कि उन्हें सामान्य तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता, लेकिन वह ज्यादा एडवांस मामलों को पेशेवरों पर छोड़ना ही बेहतर समझती थी। जल्द ही तरुण को उस व्यक्ति का अकाउंट मिल गया जिसका निशा शर्मा ने जिक्र किया था। वह अकाउंट अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इन्हें भेज दो। निशा शर्मा ने उसे एक और अकाउंट दिया जिसमें बहुत सारे वीडियो थे। तरुण ने एक नजर देखा और सन्न रह गया। उन वीडियोस के मुख्य किरदार जिया माथुर और यश थे। वह उलझन में निशा शर्मा को देखे बिना नहीं रह सका। वह व्यक्ति जिया माथुर का अन्नदाता आशिक है। अन्नदाता? तरुण हैरान था। अगर उनके आसपास के सभी लोग पढ़ नहीं रहे होते तो उनकी हरकतों ने पक्का दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया होता। निशा शर्मा ने सिर हिलाया। उसके चेहरे के भाव एकदम सामान्य और शांत थे। जिया माथुर सिर्फ यश के साथ ही नहीं थी। यश को इस बात का घमंड था कि उसने कैसे लोगों को धोखा दिया और एक साथ दो लड़कियों को डेट किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिया माथुर भी कोई शरीफ इंसान नहीं थी। यहाँ जिया माथुर यश के साथ थी और जवानी के प्यार का मजा ले रही थी, लेकिन दूसरी तरफ
उसका एक अधेड़ उम्र का आशिक भी था। वह आदमी लगभग 40 साल का था और कोई भी उसे गलती से जिया माथुर का पिता समझ सकता था। उसने एक सोने की दुकान खोली हुई थी जो कोई छोटी मोटी दुकान नहीं थी और जिया माथुर की नजरों में वह एक अमीर आदमी माना जाता था। जिया माथुर के परिवार की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह बचपन से ही बहुत घमंडी और दिखावा करने वाली रही थी। उसके इतने अच्छे कपड़ों को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उसके माता पिता पार्ट टाइम मजदूर हैं, वरना वह निशा शर्मा का फायदा उठाने के बाद दूसरे लोगों से और ज्यादा ऐंठने की पूरी कोशिश क्यों करती। यह आदमी उसे ज्यादा भौतिक चीजें दे सकता था। इस उम्र के आदमी आमतौर पर इंटरनेट का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, तो जिया माथुर की ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान देना तो दूर की बात थी। इसके अलावा बहुत कम दोस्तों को उसके और जिया माथुर के बारे में पता था। इसी वजह से जिया माथुर ने यश के साथ बड़ी ही निडरता से कुछ प्यार भरे वीडियो बनाए और फिर उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। हालांकि अगर उस आदमी को पता चल जाता कि वह दो नावों पर पैर रख रही है, धोखा दे रही है, तो वह पक्का बर्बाद हो जाती। निशा शर्मा ने पहले इस बारे में नहीं सोचा था क्योंकि उसे पक्का नहीं पता था कि क्या जिया माथुर इस समय पहले से ही उस आदमी के साथ थी या नहीं। अभी जिया माथुर के गले में चांदी की वह चेन देखने के बाद उसे आखिरकार यकीन हो गया था कि वे दोनों एक साथ हैं। काम हो गया। तरुण ने ऊपर देखा और अपना टैबलेट बंद कर दिया। शुक्रिया। निशा शर्मा चमकदार तरीके से मुस्कुराई, फिर जिया माथुर की ओर देखने के लिए मुड़ी। तरुण ने भी उधर देखा। जिया माथुर के उन कड़वे और नफरत भरे भावों का सामना होने पर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस तरह के लोग अपनी सारी गलतियां सिर्फ दूसरों पर मढ़ते थे और खुद के अंदर झांक कर देखने के लिए कभी एक पल भी नहीं निकालते थे। हालांकि तरुण को भी निशा शर्मा की इस चाल से कुछ प्रेरणा मिली थी। निशा शर्मा और तरुण को अपनी तरफ देखते हुए पाकर जिया माथुर थोड़ी घबरा गई। वे क्या चाहते थे? उन्हें क्या पता चल गया था? जब वह इस बारे में सोच रही थी तो अचानक उसका फोन बज उठा। उसकी रिंगटोन इतनी तेज थी कि उसने उनके आसपास बढ़ रहे लोगों को परेशान कर दिया। हर किसी ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। लोगों को तिरस्कार दिखाते हुए देखकर उसने घबराहट में फोन काट दिया ताकि वह रिंगटोन बंद कर सके। सबके वापस मुड़ जाने के बाद वह साफ साफ उस नंबर को देख सकती थी। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। आखिरकार क्लास खत्म होने के बाद जिया माथुर तुरंत बाहर की तरफ भागी। उसकी घबराई हुई आकृति को दूर जाते देख निशा शर्मा की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अब एक शानदार तमाशा होने वाला है। तरुण ने हैरानी और उलझन के साथ उसकी तरफ देखा। उसे इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला? जिया माथुर क्लासरूम से बाहर भागी और वापस कॉल करने से पहले उसने एक खाली जगह ढूंढी। तुमने मेरा फोन क्यों काटा? दूसरी तरफ से एक भारी और खुरदुरी मर्दाना आवाज आई। वो सुबह की पढ़ाई का समय था, मैं अपना फोन नहीं उठा सकती। जिया माथुर ने जल्दी से सफाई दी। तुम स्कूल में हो? बेशक, अगर मैं स्कूल में नहीं हूँ तो और कहाँ होंगी? क्या तुम्हें फेरिस व्हील पर नहीं होना चाहिए था? ये शब्द सुनते ही जिया माथुर का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? आपने क्या कहा? कौन सा फेरिस व्हील? क्या आप फेरिस व्हील पर जाना चाहते हैं? हाँ। दूसरी तरफ की आवाज उदास और सर्द हो गई। मुझे लगता है कि तुमने फेरिस व्हील पर बहुत अच्छा समय बिताया है। आप बकवास कर रहे हैं। जिया माथुर का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। मैं बकवास कर रहा हूँ? क्या तुम्हें अभी स्विमिंग पूल में नहीं होना चाहिए? अरे नहीं, तुम्हें तो शॉपिंग करनी चाहिए। वह गुड़िया सच में बहुत प्यारी है ना? उस आदमी की आवाज ठंडी और सख्त हो गई। उसमें मौजूद दुश्मनी चौंकाने वाली थी। जिया माथुर का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए और उसकी जीभ का स्वाद कड़वा हो गया। कैसे? उन्हें इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला? वह लड़का सच में बहुत जवान और हैंडसम है। ऐसा लगता है कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है। दूसरी तरफ की आवाज एकदम बर्फीली थी, इतनी सर्द कि वह जिया माथुर को जमा दे। मैं ऐसा लगता है कि मैंने ही तुम्हें इतनी छूट दे दी है कि तुम मुझे इस तरह बेवकूफ बना सको। इस बिंदु पर जिया माथुर के दांत भी किटकिटाने लगे। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है। उस आदमी ने सर्द लहजे में नाक सिकोड़ी। यह पहली बार है जब किसी ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला है।
तुम में सच में बहुत हिम्मत है ललित भैया। जिया माथुर चिल्लाई। मुझे दूसरों ने फंसाया है। वह अंदर तक सिहर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ललित को यह वीडियो कैसे मिला। क्या यह निशा शर्मा थी? लेकिन यह नामुमकिन था। उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि वह ललित के साथ है, और ललित शहर के दूसरे कोने पर रहता था। इतने बड़े शहर में भला कौन जानेगा कि किसी का एक हाई स्कूल की लड़की के साथ ऐसा अजीब रिश्ता है। बाहरी लोगों की नजरों में उनके बीच कोई बातचीत या मेलजोल था ही नहीं। यह इसी वजह से था क्योंकि उनके दोस्तों के बीच कोई मेलजोल नहीं था कि जिया माथुर इतनी बेखौफ हो गई थी। लेकिन अब ललित को कैसे पता चला? मैंने तुम्हें फंसाया, ललित ने ताना मारा। क्या तुम्हें लगा कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? सही कहा। अगर तुम्हें नहीं लगता कि मैं बेवकूफ हूँ तो तुम मुझे धोखा नहीं दे रही होती। ललित भैया, जिया माथुर रोने लगी। वह सब झूठ है। झूठ? ललित और जोर से हंसा। हाँ, चिंता मत करो, मैं खुद आकर सच का पता लगाऊंगा। उसके खुद आकर सच का पता लगाने से क्या मतलब था? जिया माथुर की सांसें अटक गई। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कॉल कट चुका है। वह बर्बाद हो गई। तुरंत उसके दिल में एक अशुभ और भयानक एहसास हुआ। वह क्या करना चाहता था? जिया माथुर बहुत बेचैन थी। उसने अगली क्लास के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। निशा शर्मा से नफरत करने की बात तो दूर की थी, वह छुट्टी मांगना चाहती थी, लेकिन अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो उसके माता पिता उसे स्कूल से निकाल देंगे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी सांसें फूल रही थी, लेकिन उसने किसी तरह डर डर कर दोपहर का समय काट लिया। क्लास के बाद जैसे ही घंटी बजी, उसे ऐसा लगा मानो उसने स्वर्ग की आवाज सुन ली हो। लेकिन जल्द ही खुशकिस्मती के वे सारे एहसास बर्बाद हो गए। जिया माथुर, कोई आदमी यश से लड़ रहा है। आदमी? जिया माथुर का दिल उछल पड़ा। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। जब जिया माथुर घटना स्थल पर पहुंची तो उसकी सांसें अटक गई। जुबानी बहस का दौर बीत चुका था और आधिकारिक तौर पर हाथापाई शुरू हो चुकी थी। ललित भैया यश को खींचकर बेरहमी से पीट रहे थे। मेरी औरत चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पीठ पूछे मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। उनकी मुट्ठी बेरहमी से यश पर बढ़ रही थी, जो बार बार दर्द से चीख रहा था। कुछ मुक्के मारने के बाद आखिरकार दूसरों ने उन्हें पीछे खींच लिया। पीछे खींचे जाने के बावजूद ललित भैया अभी भी यश को लात मारने की कोशिश कर रहे थे और उस पर चिल्ला रहे थे। वहां पहले से ही बहुत सारे छात्र जमा हो गए थे, जो सभी उत्सुकता से फुसफुसा रहे थे। किसी ने यश को पहचान लिया। आखिरकार पिछली घटना को अभी कुछ ही दिन बीते थे। वे यह जानने के लिए उत्सुक हुए बिना नहीं रह सके कि यश को क्या हुआ है। वह हमेशा इतने ड्रामे से क्यों घिरा रहता है? एक सिक्योरिटी गार्ड ने ललित भैया का हाथ पीछे खींचा और उन्हें यश को दोबारा मारने से रोका। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? जो दौड़कर वहां आए थे वो बहुत गुस्से में थे। यह आदमी कहां से आ गया? जब उन्होंने यश को देखा तो वे और भी ज्यादा परेशान हो गए। फिर से यही लड़का? मुझे नहीं पता। यश को भी लाचारी महसूस हो रही थी। अभी अभी यह आदमी अचानक उसके पास आया और पूछा कि क्या वह जिया माथुर के साथ है। वह भला ऐसी बात कैसे मान सकता था? हालांकि उसके इनकार करने के बावजूद वह इस हमले से बच नहीं पाया। बुरी तरह पिटने के बाद वह लगभग रोने वाला था। तुम्हें नहीं पता? हालांकि ललित भैया को पकड़ लिया गया था, लेकिन उनका घमंड अभी भी वैसा ही था। यश सिर्फ एक साधारण हाई स्कूल का छात्र था। इसमें डरने वाली क्या बात थी? तुमने मेरी औरत चुराई और मेरे साथ धोखा किया और तुम्हें पता भी नहीं है? जनाब, अपनी जुबान पर लगाम लगाए। डीन भी गुस्से में थे। यह सिर्फ एक छात्र है। आपने अभी जो कहा वह बहुत ही शर्मनाक है। एक हाई स्कूल के छात्र का इन सब बातों से क्या लेना देना हो सकता है? यह आदमी इतना बड़ा था कि वह यहाँ के छात्रों का पिता हो सकता था। उनकी उम्र और सामाजिक हैसियत के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। भला उनका एक दूसरे से क्या वास्ता हो सकता था? मैं शर्मनाक बात कर रहा हूँ। ललित भैया और भी ज्यादा चिढ़ गए। मेरे पास सबूत है। सबूत? डीन ने भौहें सिकोड़ी। कैसा सबूत? पहले मुझे छोड़ो। ललित भैया ने पीछे से पकड़ने वाले सिक्योरिटी गार्ड से कहा। शांत रहो, मैं इसे नहीं मारूंगा। मैं बस तुम्हें सबूत दिखाना चाहता हूँ। डीन ने ललित भैया को देखा और आखिरकार सिर हिलाया। पहले इसे छोड़ दो।
दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और हिचकिचाते हुए अपने हाथ छोड़ दिए, लेकिन वे अभी भी किसी भी समय हरकत में आने के लिए तैयार थे। छूटने के बाद ललित भैया यश की तरफ नहीं बढ़े, बल्कि उन्होंने अपना फोन निकाल लिया। यह मेरी प्रेमिका है। उन्होंने एक तस्वीर पर क्लिक किया और उसे सबको दिखाया। एक सुंदर जवान लड़की उनके करीब झुकी हुई थी। उनके चेहरे एक दूसरे को छू रहे थे। यह बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर उन्होंने यह न कहा होता कि वह उनकी प्रेमिका है, तो दूसरों के लिए यह समझना आसान होता कि वह उनकी बेटी है। आखिरकार उनकी उम्र का अंतर बहुत ज्यादा था। यह दिन की भौहें उछल पड़ी। उन्हें लगा कि भारी मेकअप वाली वह लड़की जानी पहचानी लग रही है। वह इसी स्कूल में पढ़ती है। ललित भैया ने अपना मुंह मोड़ा और चारों ओर देखा। फिर उनकी आंखें चमक उठी। बेबी, यहाँ आओ। भीड़ में छिपी जिया माथुर को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन ही रुक गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाई। हालांकि हर किसी की नजरें उसी पर टिक गई, जिससे उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बाकी छात्र उसे हैरानी से देखने लगे। वह इस बूढ़े आदमी की प्रेमिका थी? क्या बकवास है। यह बहुत चौंकाने वाला था। तुम? डिन ने आखिरकार जिया माथुर को पहचान लिया। वह वही छात्रा निकली जिसने चोरी की थी, लेकिन इल्जाम निशा शर्मा पर लगा दिया था। उसकी ऐसा काम करने की हिम्मत कैसे हुई?